पश्चिम बंगाल का एक गांव। उस गांव में विशाल दास जी का घर है, जिस घर में रहते हैं सिर्फ विशाल जी और उनकी इकलौती बेटी रत्ना। विशाल जी की पत्नी जब शादी के 8 वर्ष बाद मां बनी, सिजेरियन द्वारा एक सुंदर कली रूपी पुत्री रत्ना का जन्म हुआ। लेकिन बच्ची पैदा होते ही विशाल जी की पत्नी का बीपी लेवल अचानक गिर जाने से और दिल की धड़कन रुकने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु का कारण वह अपनी बेटी रत्ना को मानने लगे। रत्ना को पालने के लिए उन्होंने एक आया रख ली और खुद वो पेशे से स्कूल टीचर थे। जब रत्ना 5 वर्ष की हो गई तब वह भी उसी स्कूल में पढ़ने जाने लगी जिसमें उसके पापा पढ़ाते थे। विशाल जी का रवैया अपनी बेटी के प्रति काफ़ी सख्त रहा, बात बात पर मारपीट करना अब विशाल जी की आदत बन गई। जरा जरा सी बात पर वह रत्ना पर जल्ला उठते और छोटी सी गलती पर भी बहुत पीटते अपनी रत्ना को। बचपन से पिता के नाम पर एक राक्षस से पाला पड़ गया था रत्ना का। रत्ना जब 5 वर्ष की हुई तब से आया को नौकरी से हटाकर रत्ना को सारे घर के काम करने पर सख्ती की गई। रत्ना अपने पिता से बहुत डरती थी, वह अपने दिल की बात कर सके कोई ऐसा था ही नहीं। रत्ना जब 11 वर्ष की हुई तो एक दिन उसने चुपके से अपनी मम्मी की अलमारी में रखी हुई साड़ी गहने पहन लिए और मेकअप बॉक्स को खोलकर उसमें से लिपस्टिक, काजल, पाउडर, बिंदी लगाकर वह दुल्हन की तरह तैयार हो खुद को आईने में देख रही थी कि विशाल दास जी अचानक कमरे में आ गई। अपनी बेटी को अपनी बीवी के कपड़े गहने पहने देखकर उनका दिमाग खराब हो गया। न जाने उनके अंदर कौन सा शैतान संचार कर गया। उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रत्ना को बुरी तरह से पीट पीट कर पलंग पर पटक दिया और उसका जबरन बलात्कार कर दिया। बहुत रोने चिल्लाने के बावजूद विशाल दास जी ने अपनी हवस अपनी 11 वर्षीय बेटी रत्ना पर निकाल दी। अब तो रत्ना का जीना हराम हो गया था। अब उसके पिता रूपी दानव ने उसे मारपीट और डांट के साथ साथ बेइज्जत करना भी शुरू कर दिया था। रत्ना का दिमाग तनाव के चलते अब पढ़ाई में नहीं लगता था। विशाल दास अब जब भी मन होता रत्ना को अपनी हवस का शिकार बना लेते। इसी बीच जब रत्ना 13 वर्ष की हुई तो उसे अपने बाप से गर्भ ठहर गया। विशाल दास ने अपने फैमिली डॉक्टर से यह कहकर रत्ना का गर्भपात करवा दिया कि रत्ना का अपने स्कूल के एक लड़के से प्रेम संबंध है, जिसकी वजह से रत्ना गर्भवती हुई है। उसके बाद तो जब भी रत्ना गर्भवती हुई तब विशाल दास यही बहाना बताकर रत्ना का गर्भपात करवा देते। इसी तरह 5 वर्ष बीते। रत्ना अब 19 वर्ष की हो गई थी। उन्हीं की कॉलोनी में एक किराना स्टोर वाले लड़के सोम से रत्ना को प्यार हो गया था। रत्ना और सोम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। एक दिन सोम और रत्ना प्लान बनाकर घर से भाग गई और उन्होंने बेंगलुरु में एक किराए का घर लेकर कोर्ट मैरिज करके किसी दंपति की तरह जीने लगे। उन दोनों ने एक कंपनी में काम पर जाना भी शुरू कर दिया। इसी तरह 5 वर्ष बीत गई। रत्ना और सोम को एक लड़का हुआ जिसका नाम प्रीत रखा। ना जाने किस तरह रत्ना के पिता को रत्ना के घर का पता मिल गया। वह काम से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए बेंगलुरु आ गई और रत्ना के घर पर जा दमके। रत्ना अपने क्रूर पिता को दोबारा सामने देखकर बहुत घबरा गई, लेकिन विशाल दास ने रो धोकर उल्टे रत्ना से अपने किए बुरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी और उन तीनों को लेकर अपने घर आ गई। रत्ना ने सोचा, पिता है, अब जब अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते हैं तो माफ़ कर देती हूँ, आखिर उनका भी कौन है मेरे सिवाय। लेकिन रत्ना यह भूल बैठी कि बाप और सांप अपना स्वभाव कभी नहीं बदलते। सोम और रत्ना अपने बेटे के साथ विशाल दास के घर रहने लगे थे। सोम के घर वालों ने अब भी रत्ना और सोम की शादी को स्वीकार नहीं किया था, इसलिए सोम घर जमाई बनकर रहता था और विशाल दास ने सोम की एक मेडिकल स्टोर में जॉब लगवा दी थी। एक दिन विशाल दास ने मौका देखकर रत्ना को फिर से अपनी हवस का शिकार बना लिया। रत्ना खून के घूंट पीकर रह गई क्योंकि उसने अब तक सोम से अपने पिता के कारनामे नहीं बताए थे। अब विशाल दास को सोम के चलते जब मूड हो तब मौका नहीं मिल पाता था, इसलिए उन्होंने अलग अलग बाहर मिलकर सोम के कान भरने शुरू किए
उन्होंने सोम को अपने उस डॉक्टर मित्र से भी मिलवाया जिससे कई बार रत्ना का गर्भपात करवाया था। सारी बातें सुनकर सोम को रत्ना से और अपने नन्हे बेटे से भी नफरत होने लगी। सोम के दिल में बार बार यही ख्याल आने लगा कि रत्ना के जब इतने गर्भपात हुए मतलब मेरे अलावा बहुत से लड़कों से संबंध रहे होंगे। इसी बात को दिल में बैठाकर सोम शराब भी पीने लगा और रत्ना को बुरी तरह मारपीट करने लगा। हर रोज उनके कलह कलेश होते और विशालदास चुपचाप सब देखकर मजे लेते। रत्ना हैरान थी कि 6 साल बाद अचानक सोम को क्या हो गया जो वो इस तरह बदल गई। और फिर एक दिन वह दिन भी आया जब सोम अपने माता पिता और वकील के साथ तलाक के पेपर लेकर विशालदास के घर आया। रत्ना ने तलाक का कारण पूछा तो सोम ने साफ साफ रत्ना के कराए गए उन सभी गर्भपातों के बारे में बताया। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे चरित्र पर दुनिया उंगली उठाए तो चुपचाप तलाकनामे पर दस्तखत कर दो। रत्ना को अब सारा मामला समझ आ गया था कि हो ना हो मेरे बाप ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए यह सारा प्लान रच दिया है और हमें वापस लाना भी उसके प्लान का हिस्सा था। इसलिए रत्ना ने चुपचाप तलाकनामे पर दस्तखत कर दिए और सोम अपने माता पिता के घर वापस चला गया। दुनिया अपने पिता को भगवान का दर्जा देती है लेकिन रत्ना के लिए तो उसका बाप ही सबसे बड़ा बैरी बन गया था। अब रत्ना ने अपने पिता से किसी भी बात का विरोध करना छोड़ दिया था। जैसा मर्जी वैसा करने देती अपने पिताजी को और हर बात मानती। रत्ना के बदले व्यवहार से विशालदास को लगा कि सोम से लात खाकर मेरी बेटी सुधर गई। अब रत्ना अपने पिता से खुलकर बात करती और कभी कभी खुद से उसे पास बुलाती। एक रात विशालदास ने कहा, रत्ना मैं तुम्हारे इस बदले रवैये से बहुत खुश हूँ। यही तो शुरू से मैं चाहता था कि तुम मुझसे खुलकर बात किया करो, मेरी हर ज़रूरत और खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखा करो। बस अब मेरी मुराद पूरी हो गई है, कहकर रत्ना को गले से लगाकर चूम लिया। रत्ना बोली, तो फिर चलिए इसी खुशी में डोई मिष्टी खाते हैं। अच्छा ठीक है, ले आओ मेरी रत्ना जी, अभी बनाकर लाती हूँ, कहकर रत्ना रसोई में गई और डोई मिष्टी बनाकर एक कप में नींद की गोलियां डालकर उसमें डोई मिष्टी डालकर चला दिया और विशालदास को लाकर दे दिया। दोनों ने डोई मिष्टी खाई लेकिन विशालदास का वह खाते ही दिमाग घूमने लगा और वो वहीं सोफे पर पसर गए। रत्ना ने उन्हें घसीटकर बेडरूम में पलंग पर लिटा दिया और पूरे पलंग पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया और बेहोश पड़े अपने पिताजी को आग लगा दी। वह बेहोशी की हालत में ही चुपचाप जलकर कोयला बन गई। रत्ना ने अलमारी से कुछ रुपये निकाले और अपने सो रहे नन्हे बाबू को उठाकर उस घर को ताला लगाकर किसी होटल में पहुंच गई। इधर बिस्तर और लकड़ी के फर्नीचर ने भी आग पकड़ ली और भीषण अग्नि का रूप बदल गया। उनके घर से इतनी रात गए निकलती आग की लपटें और उठते धुएं को देखकर बिल्डिंग का वॉचमैन जोर जोर से चीखने लगा। चीख पुकार की वजह से सारे कॉलोनी वाले जाग गए और विशालदास के दरवाजे पर आकर जमा हुए, पर बाहर गेट पर ताला था। सबने फौरन पुलिस और अग्निशमन दल को भी इमरजेंसी फ़ोन किए। पुलिस और अग्निशमन दल साथ साथ ही घटनास्थल पर पहुंचे और दरवाजे का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किए तो पूरा घर धुएं धुएं कर जल रहा था। अग्निशमन ने पूरे घर की आग की लपटों को काफ़ी देर प्रयास कर बुझाया। तभी पुलिस ने घर के बेडरूम से विशालदास जी की जलकर कोयला हुई लाश बरामद की और पड़ोसियों ने बताया कि उनकी बेटी और नवासा लापता है। तो पुलिस ने रत्ना के नाम हाई अलर्ट जारी कर रत्ना की खोजबीन शुरू कर दी। रत्ना ने जो आईडी होटल में दिया था वही आधार नंबर और फोटो पुलिस कंट्रोल रूम ने मीडिया में जाहिर कर दिया। जिस वजह से रत्ना जिस होटल में ठहरी थी उस होटल मालिक ने रत्ना के अपने होटल में होने की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर रत्ना और उसके बेटे को अपने कब्जे में ले लिया। रत्ना बोली, हाँ मैंने ही अपने पिताजी को जलाकर मार डाला है। मैं अपने पिता की हत्यारिन हूँ, मुझे जो भी सज़ा मिलेगी मंजूर है। पुलिस ने कहा, नहीं मैडम, पुलिस और कानून बिना हत्या का कारण जाने बिना वजह पूछे ऐसे ही किसी को सज़ा नहीं देती।
इसलिए जो भी वजह थी इस मर्डर के पीछे वह आपको पहले बतानी होगी। रत्ना ने ना चाहते हुए भी आखिरकार वह सच अपनी जुबान पर लाया, जिस सच को वह बचपन से अपने दिल में दबाए रखी थी। वजह जानकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। सब रत्ना की जगह उसके पिताजी विशाल दास को बुरा भला कहने लगे। सब लोग तो रत्ना की तरफ से बोल रहे हैं, जो किया बहुत सही किया। रत्ना ने जब सारी सच्चाई रत्ना के पति सोम ने सुनी तो उसका सारा गुस्सा पानी बनकर उसकी आंखों से बह गया और सोम ने रत्ना से मिलकर माफ़ी मांगी और अपने नन्हे बेटे की कस्टडी अपने हाथ ले ली। फिलहाल तो रत्ना न्यायिक हिरासत में है। अब बेल मिल जाने पर सोम और उसके घर वाले रत्ना को अपनाने को तैयार हैं। अब फैसला आपको करना है कि रत्ना के साथ कैसे अन्याय होना चाहिए। आप सभी अपने सुझाव जरूर प्रस्तुत करें। दोस्तों, इतना घोर कलयुग है कि लड़कियां अब अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रह गई। जब लड़की की इज्जत मान रखने वाले उसके घर वाले, सगे बाप भाई भी उस पर हैवानियत दिखाई, अत्याचार करे, तो वह लड़की न्याय की गुहार किसके सामने लगाएगी और किसके खिलाफ लड़की खड़ी होगी। इस आत्मसम्मान और आत्मरक्षण की जंग में इंसाफ कौन करेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।